इसको करते। तो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि डिफाइन द टर्म इमिटेशन इन योर ओन वर्ड। इमिटेशन को आप डिफाइन करें, अक्सर आप डिफाइन करें, उसके बाद कोई और करेगा। सबसे हम पूछेंगे आपने क्या सीखा है। सो व्हाट इज इमिटेशन? इमिटेशन क्या है बताइएगा। 2 नंबर का मतलब आपने 2-3 लाइन में ये जवाब देना है। व्हाट इज इमिटेशन? मेमेसिस अरिस्टोटल ने अपनी बुक के अंदर एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम कहते हैं मेमेसिस। मेमेसिस का मतलब होता है इमिटेट करना। तो उसने कहा था इमिटेशन मेयर कॉपी नहीं है, क्रिएटिविटी है, जनरेटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है। क्योंकि जब एक पोएट इमिटेट करता है, ही इज नॉट मेयर कॉपिंग, ही इज आल्सो क्रिएटिंग रिदम, ही इज आल्सो यूजिंग हिज पैशन, हिज फीलिंग, हिज इमेजिनेशन एंड क्रिएट समथिंग वंडरफुल। ठीक है। आगे, व्हाट डज अरिस्टोटल मीन बाय ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ द प्लॉट? ये कौन बताएगा? खदीजा आप बताएं। जी सर। हम्म। ऑर्गेनिक यूनिटी का मतलब ये है कि मतलब वो जो स्टोरी चल रही है मतलब ड्रामे के अंदर, उसके अंदर एक मतलब यूनिटी होनी चाहिए। अगर अगर हम प्लॉट में से अगर किसी एक मतलब कोई भी इंसिडेंट को निकाल लें तो हम्म। पूरा प्लॉट पढ़ना चाहिए कि मतलब स्टोरी की समझ मतलब उससे फर्क पड़ता है स्टोरी के अंदर। इसको ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं। ऑर्गेनिक यूनिटी में दूसरी तरफ ये है कि ये एक दीवार है, ठीक है, और इसमें एक एक ईंट लगी हुई है। आप एक ईंट को भी निकाल दें तो वो पूरी दीवार डिस्टर्ब हो जाए, बुरी लगती है ना, एक ईंट नहीं है। तो ऑर्गेनिक यूनिटी में ऐसे ही है कि वो इस तरह से इंटरवोवन हो, इस तरह से बुना हो, इस तरह उसको उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए कि एक भी इंसिडेंट निकाले तो पूरी यूनिटी खराब हो जाए। तो इस तरह से वो इंटरवोवन हो, इस तरह वो उसे एक इंसिडेंट से दूसरा इंसिडेंट जुड़ा हो। ठीक है, बिल्कुल, आपने जबरदस्त, वंडरफुल। जी आप भी कुछ बताएं मुजम्मल, आप भी साथ, आप क्या सर कहती हैं? इसमें ये ऑर्गेनिक यूनिटी में यानी कि ये 3 यूनिटीज वाला उसका बिगनिंग, उसका मिडल, उसका एंड, ये स्टेप बाय स्टेप यानी कि होनी चाहिए इसलिए। हाँ, उसका बिगनिंग भी होना चाहिए, उसका मिडल भी होना चाहिए, और सारे इंसिडेंट जो हैं वो एक दूसरे इस तरह इंटरवोवन हो कि आप एक भी इंसिडेंट निकालें तो सारा प्लॉट डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है। इन्यूमरेट द क्वांटिटेटिव पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी एज सजेस्टेड बाय द अरिस्टोटल इन पोएटिक्स। ये हाँ जी, गिन के बताएं वो कौन कौन से क्वांटिटेटिव पार्ट्स हैं ट्रेजेडीज के। कौन बताएगा? हाँ, अक्सा आप बताएं। मैं जिसका यहाँ पे नाम लिख दूंगा ना वो बताएगा मुझे। अक्सा बताए। सर 6 पार्ट्स होते हैं इसके। हाँ जी, कौन कौन से? नेम भी बताना। प्लॉट, हाँ जी, प्लॉट, करेक्टर, फैक्टर, और और थॉट्स, थॉट्स, गुड, वेरी गुड। डिक्शन डिक्शन, ये सारे जो हैं, और ये क्या है? म्यूजिक। एक्सटर्नल इसमें कौन कौन से हैं? उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल, ये तो इंटरनल है ना, जी। प्लॉट है। उसके बाद म्यूजिक, म्यूजिक, वेरी गुड, मेलोडी जिसको कहते हैं या म्यूजिक कह लें। ठीक है। जी। और फिर वो एम्बेलिशमेंट या स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, और म्यूजिक। डिक्शन भी तो होता है ना, डिक्शन। जी, डिक्शन वाला था। डिक्शन ये यहाँ पे आएगा, डिक्शन। तो ये 6 है, मतलब ये है, और उसके बाद ये है। सबसे जो सोल है ट्रेजेडी की वो प्लॉट है। मतलब ये चीजें भी अगर आप रिमूव भी कर दें सारी, सिर्फ प्लॉट आपको याद है तो वो ट्रेजेडी खो जाती है। आपको करेक्टर याद रहे ना रहे, थॉट उसकी याद रहे ना रहे, म्यूजिक उसका याद, स्पेक्टिकल, डिक्शन भी ना याद रहे, लेकिन अगर प्लॉट याद है तो वो कहता है कि ट्रेजेडी। मतलब प्लॉट ऐसी हो, प्लॉट ऐसा हो कि वो एक तो वो मिथोलॉजीज जैसे वो शेक्सपियर लेता है, वो इस तरह क्या हो कि वो आम बंदा समझ जाए। एक बादशाह था,
उसकी 3 बेटियां थीं, वो तीनों से पूछता है तुम कितनी मोहब्बत करती हो, चांद सूरज सितारों से ज्यादा। दूसरी कहती है चांद सूरज सितारों, आधी दौलत उसे दे दी, आधी उसे दे। एक वो कहती नहीं करती, उसे कुछ भी नहीं देता। वो घर से निकाल देती हैं। आखिरकार फिर कॉर्डेलिया के पास ही जाता है। लेकिन ये प्लाट, मुझे अब बहुत सारे करेक्टर याद नहीं है, लेकिन प्लाट नहीं भूलता। तो अच्छी ट्रेजेडी का प्लाट बड़ा जानदार होता है, वो भूलता ही नहीं है। हाँ जी, ये भी हो गया, मतलब आप इसको कर लो कि आगे जी, हु आर द बास्टर्ड पोएट्स इन द ओपिनियन ऑफ द फिलिप सिडनी। मुजम्मल आप बताएं, बास्टर्ड पोएट्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द फिलिप सिडनी? सर वो वाले जो ये इससे हटके करते हैं, जैसे वो उन्होंने मिल्टन को उसने कहा था कि ये ट्रेडिशन से हटके है, तो इस तरह के पोएट जो उसे पसंद नहीं है, वो नहीं, वाले। आप कहीं और ही चले गए हैं। वो तो टीएस इलियट, ये हम बात कर रहे हैं सिडनी की। सिडनी, फिलिप सिडनी किनको बास्टर्ड पोएट? हाँ जी, कोई बता दे, खदीजा आप बता। अगर आपने फिलिप सिडनी को थॉरोली पढ़ा तो आपको ये पता होगा। सर आई थिंक वो उन राइटर्स को मतलब बोलता है जो मतलब ज्यादा लस्ट और लव के बारे में मतलब लिखते हैं। वो पोएट्स जो बनाव सिंगार ज्यादा करते हैं, यानी वो ट्रेजेडी को इस तरह दिखाते हैं कि वो कॉमेडी और, यानी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी नहीं दिखाते, कॉमेडी को कॉमेडी नहीं दिखाते। अगर कॉमेडी है तो उसके साथ ट्रेजेडी मिलाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है ये पोएट अच्छे नहीं। और ऐसे पोएट जो पोएट्री को बनाव सिंगार उसके साथ बड़ा, वो ऐसे ही है, कहता है कि जैसे कोई हार्लट होती है, ऐसी पोएट्री आप बनाव सिंगार करके आप लोगों के सामने पेश करते हो, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बम्बास्टिक लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करते हो। दीज आर द बास्टर्ड पोएट, दे आर नॉट गुड पोएट बिकॉज दे आर जस्ट, सुर्खी पाउडर तो लगाते हैं एक हार्लट की तरह, एक जिस्म बेचने वाली की तरह, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो मैसेज होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट होनी चाहिए। सुर्खी पाउडर ना लगाएं, अंदर मैसेज होना चाहिए कुछ पोइट्री के। वो उसके बारे में लिखता है। Why does Sydney like the epic poetry? सिडनी एपिक पोएट्री को क्यों लाइक करता है? क्योंकि सर शायद वो हीरो तो होती है उसमें मतलब वो हीरो हीरोइक डीड ग्रैंड हीरो ऊपर दिखाया होती है। जाता है। वो खुद भी एक फाइटर था और लड़ते लड़ते उसकी डेथ हुई थी। और जितनी भी एपिक पोएट्री है उसमें हीरोइक डीड्स होते हैं, ठीक है, ग्रैंड थॉट्स होती हैं, और उसमें ग्रैंड आइडिया, हैवी अमोनिशंस और इस तरह मिलिट्री और इन चीजों को डिस्कस किया जाता, तो वो इसको लाइक करता था। डिफाइन द टर्म हिस्टोरिकल सेंस एज एक्सप्रेस बाय द टी.एस. एलियट। हाँ जी, ये तो आप सबको ही पता होगा। क्या हिस्टोरिकल सेंस गेन कैसे होती है, क्या होती है, अक्सा बताएगी। आज आपका ना मैं टेस्ट ले रहा हूँ। अभी तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सबको लाइव सामने कर लेता और आप सबको मैं लेता टेस्ट आपके। मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ इसका किस दिन प्रैक्टिकल, इसकी ओरिएंटेशन मीटिंग लेता हूँ। आप सारा सबने कर लिया माइक्रोसॉफ्ट टीम? यस सर। चले मैं सेंड जी सर कर लिया। करता हूँ लिंक आपको सेंड, और आप लोगों को लाइव क्लास आपकी लेते हैं फेस टू फेस। हाँ जी बताएं। सर हिस्टोरिकल सेंस का मतलब यही होगा ना कि पास्ट की सेंस के साथ साथ हमें प्रेजेंट की भी सेंस होनी चाहिए, फिर वो हम हमारे पास हिस्टोरिकल सेंस होगी कि हमें ट्रेडिशन को भी साथ लेके चलना है। ये ना पास्ट, पास्ट जो होता है वो प्रेजेंट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और जो हमारा प्रेजेंट होता है वो पास्ट से लर्न करता है। पास्ट हमेशा इम्पैक्ट कर सकता है हमारे, अगर हमारा पास्ट अच्छा नहीं तो प्रेजेंट भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम पास्ट से बहुत सारी चीजें, पार्टनर ऑफ। हाँ जी, ये चीजें एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे थे। व्हाट डज इलियट से अबाउट द रूल ऑफ, अब देखें, आप अगर क्वेश्चन का जवाब जानदार लिखेंगे, भले 2 लाइन में भी जवाब देंगे, वो आपको नंबर देगा। व्हाट डज द इलियट से अबाउट द रोल ऑफ द पोएट इन द पोएटिक प्रोसेस? इलियट ने पोएटिक प्रोसेस भी एक बताया है, बताएं क्या पोएटिक प्रोसेस है? उसने बताया था कि सर पोएट, उसमें पोएट का माइंड जो है उसका मेन काम है कंपोजिशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना। उसमें थॉट भी है, फीलिंग भी है, इमोशन भी है। ये नहीं कि अपनी इमोशन भी लिख रहे, उन सबको अरेंज करके एक चीज रिफाइन बना। यूनिफिकेशन ऑफ थॉट, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी,
और उसको ऑर्डर और कंपोज करके पेश करना। समझ आ गई? What is the post-Saussurian view of the meanings in the light of the Balcel's critical practice? अब एक तो सोसीरियन था ना, डिसोशियरियन जो पॉइंट ऑफ व्यू था, एक पोस्ट सीरियन था। जो उसके बाद आए थे तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चरलिस्ट से बाद आए थे, वो अपना व्यू रखते थे। जो उससे पहले थे वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे। खुद डिसोशियर जो था वो एक स्ट्रक्चरलिस्ट था, वो कहता है स्ट्रक्चर के अंदर में। जो पोस्ट सोसीरियन है वो उसके बाद है, मतलब वो क्या कहते हैं, वो स्ट्रक्चर को तोड़ते थे तो मीनिंग को फाइंड करते थे। उसके बाद व्हाट डज बेल्से मीन एक्सप्रेसिव रियलिज्म। देखें ये सारी यूनिवर्सिटी का तकरीबन सिलेबस जो है ना एक दूसरे से मिलता जुलता है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म क्या है, बताए कोई? अभी आपका पता चल जाता है कि आपने कितना सीखा है। इसका मतलब आप याद नहीं रखती चीजों को, हाँ नहीं आता। सर, एक्सप्रेसिव इसमें ये बताया गया ना कि हमें वो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं देखना चाहिए। अगर जो राइटर हमें बता रहा है, अगर बस हम वही अगर उससे लेंगे तो फिर इसको एक्सप्रेसिव रियलिज्म बोलेंगे। एक्सप्रेसिव रियलिज्म मीन के हर लिटरेचर का जो एक्सपीरियंस है वो उसका रीडर जो है वो एक्सप्रेस करता है, वो उसके थ्रू रिफ्लेक्ट होता है और एक्सप्रेस होता है। इट्स नोन एज एक्सप्रेसिव रियलिज्म। State briefly the role of the reader in reading a text in discussed by the Palsy. State the role of the reader in the reading of the text. अब रीडिंग द टेक्स्ट एक रीडर को क्या करना चाहिए, वो क्या चीज देखे? आपको याद है कि न्यू क्रिटिसिज्म को वो क्रिटिसाइज थोड़ा सा करती है। वो कहती है कि वो कहते हैं सिर्फ टेक्स्ट के अंदर मीनिंग है, बल्कि वो कहती है टेक्स्ट एक रीडर को रीड करते हुए ये जरूर देखना चाहिए कि वो किस सोसाइटी किस कॉन्टेक्स्ट में उस लिटरेचर को पढ़ रहा है। ये उसने कहा था। बाकी ये सवाल हैं वो वही हैं, तो इसको मेरे ख्याल में अब आप लोग इन चीज़ों को कर लेंगे। अब नेक्स्ट मैंने आपसे एक मशवरा करना था आपसे, क्योंकि हमारा काम जो है ना क्रिटिसिज्म का ख़त्म हो गया, अब हम ऐसे टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, हमारा टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपके साथ मैंने एक मशवरा करना था।